हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? Since we are science student, so it is necessary to understand the basic concept of behind the word that means electricity. ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसके क्या रोल है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है क्या, तो चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। इट कैन बी आइदर नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, तो और इसे ये भी बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो अब कूलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय किसके थ्रू, तो सी के थ्रू। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इज प्रोटॉन। अब यहाँ पर आता है नेट चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल क्यू से। नेट चार्ज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टोटल चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो 1 कूलम्ब नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18 होता है। ठीक है, यानी 1 कूलम्ब नेट चार्ज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट कितना कंटेंट करता है, तो नियरली इलेक्ट्रॉन्स कितना, 6 × 10⁻18। और यह हम प्रूफ भी करेंगे। तो वी नो डैट Q = NE होता है। ठीक है, N जो होता है यहाँ पे, N क्या, N इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इफ़ Q 1 कूलम्ब ले लेते हैं। ठीक है, E जो होता है, E का वैल्यू कितना होता है, 9.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। और यहाँ से हम Q = NE होता है, तो यहाँ से N = क्या आ जाएगा, तो Q और E जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो Q/ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, तो N = Q/E। अब Q कितना है हमारे पास, तो Q 1 कूलम्ब है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। और E का वैल्यू कितना है, तो 1.6 × 10⁻19। और इसे हम फिर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करना है यहाँ पे 1/1.6 × 10⁻19 है। 1/1.6 × ये 10⁻19, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 1 यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पे ये डेसिमल उधर करते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। और यहाँ से एक 10 इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻18/16। ठीक है, और इसको 100 कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100/16 को जब डिवाइड करेंगे तो 6.2 अप्रॉक्स आएगा × 10⁻18। और इसी को हम अप्रॉक्स में क्या लिख लिए यहाँ पे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है इस तरह से। अब आता है करंट। करंट क्या होता है फिर, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल I। I = क्या हो जाएगा फिर, Q/T हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इस बेस पे क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ पे T क्या है, T यहाँ पे क्या है, टाइम है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, तो Q का यूनिट क्या हो जाएगा, Q का यूनिट हो जाता है कूलम्ब, जिसको C से डिनोट करते हैं। एंड T का हो जाएगा सेकेंड
तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सी अपॉन सेकेंड जो है वो यूनिट है किसके, यानी कि कूलम्ब अपॉन सेकेंड किसके यूनिट हो जाएगा, करंट का। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं किसको, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, तो एम्पियर भी बोलते हैं और ये कूलम्ब पर सेकेंड्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, करंट को। अब आता है एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर डिफाइन करना है, तो डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब होना चाहिए और 1 सेकेंड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशनली इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, तो कुछ ध्यान में रखना है इसमें, जैसे मिली एम्पियर जो होता है, मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होगा 10⁻�6 एम्पियर। और यहाँ पे एक और भी याद रखना है, तो 1 नैनो एम्पियर जो हो जाएगा ये 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर एंड 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10⁻�9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, डिस्कस करते हैं किसके, तो आर्ममीटर के बारे में। ठीक है, तो नाउ डिस्कस अबाउट आर्ममीटर। आर्ममीटर क्या होता है, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो मेनली जो होता है आर्ममीटर का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है किसको, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसमें, तो सर्किट में। ठीक है, सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर कौन करेगा, तो आर्ममीटर करेगा। और जो आर्ममीटर जो होता है ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है किसमें, तो इन सीरीज। ठीक है, इन सीरीज में। ठीक है, हमेशा सर्किट में जो होता है हमेशा आर्ममीटर किसमें कनेक्ट होगा, तो वो सीरीज में होगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इसको हम इस तरह से ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि जो आर्ममीटर में जो होता है इसमें लो रेसिस्टेंस होता है और ये कनेक्ट होता है किसमें, तो सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है। और इसमें मेजर किसको करता है आर्ममीटर, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, उसके अंदर फ्लो करता है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है ये पूरा। ठीक है, इसमें करंट ये बिल्कुल क्लोज है आपस में। ठीक है, ये पूरा क्लोज है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारा जो दिख रहा है ये क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, दैट मीन्स इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ, जो कि क्लोज्ड पाथ होगा और इसके अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यहाँ पे फ्लो करेगा। क्लियर है। यहाँ पे आर्ममीटर है जो कि किस में है, सीरीज में कनेक्ट है। ये बैटरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्विच है और ये बल्ब है। तो इस तरह से ध्यान देना। तो द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, इन द सर्किट में जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है किसमें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट कौन से साइड में है। ठीक है, इन दिस सर्किट आर्ममीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे 3 सेल्स है, हैविंग 3 सेल्स, बैटरी हो गया। तो बैटरी क्या होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। अब यहाँ पर आता है द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो एट अनदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो फ्लो जो करेगा, फ्लो वो जो वाटर है वो फ्लो करता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में। सेम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन ए सेल that generates the potential difference across the terminals of the cell. ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है. अब यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, इन ए कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द एनोडर बिटवीन द 2 points ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो इस दोनों के बिटवीन में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द 2 points ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा. वेयर V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, W क्या वर्क डन है, एंड Q क्या यहाँ पे नेट चार्ज है. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब वोल्ट्स बोलते हैं इसको. ठीक है, तो वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो वोल्ट्स होगा, और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं. तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो V इक्वल टू W/Q होता है, जिसमें W क्या है, वर्क है, एंड Q क्या यहाँ पे नेट चार्ज है. अब इसी में आएगा 1 वोल्ट क्या होता है. ठीक है, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेन टू बी 1 वोल्ट. यानी 1 वर्क डन जो है 1 जूल आ गया, और 1 कूलम्ब जो 1 कूलम्ब ले लिए, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ से 1 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आता है वोल्ट मीटर क्या होता है. पहले क्या करे थे हम लोग, आम मीटर. ठीक है, जो कि आम मीटर किसको मेजर करता था, करंट को. अब यहाँ पे क्या वोल्ट मीटर क्या होगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ठीक है, V इस तरह से प्लस माइनस, इस तरह से हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. इट हैज हाई रेसिस्टेंस. अब आम मीटर में क्या था, आम मीटर में लो रेसिस्टेंस था, यहाँ पे क्या वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस है. आम मीटर में जो कनेक्ट होता था वो किस में, सीरीज में, और इसमें जो कनेक्ट हो रहा है किस में हो रहा है, तो पैरेलल में हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसको किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, और आम मीटर किसको करेगा, तो करंट को मेजर करेगा. तो ये डिफरेंसेज आम मीटर एंड वोल्ट मीटर में. ठीक है, अब आता है सिम्बॉल्स ऑफ फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम्स. ठीक है, तो कुछ सिम्बॉल्स हैं, इसे याद रखना है. तो यहाँ पे सेल है, सेल इस तरह से बना होता है. ठीक है, और जो बड़े जो टर्मिनल है यहाँ पे, जो ग्रेटर लाइन है, इसमें ये हमेशा डिनोट करते हैं इसको पॉजिटिव से, और जो स्मॉल लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, निगेटिव से. तो ये ध्यान देना है. बैटरी क्या होता है, बैटरी में द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. तो ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा. की स्विच होगा. ठीक है, तो ये की स्विच है. ठीक है, जिसको हम ओपन स्विच भी बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये ओपन स्विच है, और यहाँ पे की क्लोज है, यानी कि क्लोज स्विच है ये. ठीक है, तो क्लोज स्विच का सिंबल ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. उसके बाद ज्वाइंट वायर जो होगा इस तरह से होगा. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा, और ये ज्वाइंट होगा आपस में. उसके वायर्स विथ नो ज्वाइन, यदि वायर्स विथ नो ज्वाइन होगा तो इस तरह से हो जाएगा इसका सिंबल. और बल्ब का सिंबल इस तरह से होता है. आम मीटर का सिंबल ऐसे हो जाएगा. ठीक है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो जाएगा. तो ये सिंबल भी ध्यान में रखना है. उसके बाद आता है यहाँ पे जॉर्ज साइमन ओम. ठीक है, जिसको हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे अभी. और ये 1787 to 1854 फाउंड द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड potential difference V across the terminals of a conductor using the circuit diagram. ठीक है,
तो यूजिंग द सर्किट डायग्राम्स हम देख रहे हैं, ये आम मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल में, यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, आम मीटर किस में है तो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये बैटरी हो गया, यहाँ पे स्विच हो गया, और यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया। तो ये ग्राफ हो जाएगा। वी आई का ग्राफ जो होता है वो हमेशा किस में होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन में होगा। इन दिस सर्किट डायग्राम वी कम अक्रॉस टू न्यू सिम्बॉल्स, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा जो कि रेसिस्टर, इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे, रेसिस्टर भी बोल देते हैं वैसे। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, और ये हो जाएगा क्या, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये सिंबल यदि रेसिस्टेंस के बिटवीन गिवन है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस कहलाएगा, दैट मीन्स रियोस्टेट कहलाएगा। क्लियर है। तो दो सिंबल्स यहाँ आ गया। अब आता है यहाँ पे क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी लिखना होता है उसके अंदर जब डिफिनेशन देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ओम्स लॉ जो है क्या कहता है कि यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस में, कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, और वो प्रोवाइडेड करेगा द टेम्परेचर, यहाँ पे क्या, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो डैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन मैथमेटिकल टर्म में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आर क्या है, आर इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर एंड इज सेड टू बी रेसिस्टेंस। और इसी आर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी आर को हम बोलते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट फॉर्म में है। द ग्राफ बिटवीन v एंड i इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी जो ग्राफ दिखा है यहाँ पे, तो ये v और i में जो ग्राफ जो बनता है इसके साथ, ये हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, i के। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है अब रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डेट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये प्रॉपर्टी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, ये अपोज करता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा, ओम। क्लियर है। तो एसआई यूनिट ऑफ ओम क्या हो जाएगा, सॉरी एसआई ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ओम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है कि ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड सिंबल, ये हो जाएगा। एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम। तो ये ध्यान रखना। अब 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम कैसे होगा, तो आर इक्वल टू, यहाँ v इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, यानी कि v और ये आई इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा। अब यदि हम वोल्ट 1 वोल्ट ले लेते हैं एंड करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर ले लेते हैं, तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। क्लियर है। तो वही चीज़ गिवन है यहाँ पे। एंड अब आता है इसमें रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है। एज वी नो डैट कि v इक्वल टू आई आर होता है बाय द ओम्स लॉ, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, ठीक है। तो सोज डैट करंट थ्रू कंडक्टर रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इट्स रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेसिस्टेंस के। यदि रेसिस्टेंस यदि इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, आपस डिक्रीज हो जाएगा। यदि रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट
Accordingly, in the circuit, a component is used is called रियोस्टेट। ठीक है, तो जो हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं करंट को, ठीक है, अकॉर्डिंग इन द सर्किट, तो उस इन सर्किट ए कंपोनेंट इज यूज्ड कॉल्ड, तो वो किसके थ्रू करते हैं हम, तो रियोस्टेट के थ्रू करते हैं। दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आर एच। तो इसको हम रियोस्टेट को हम आर एच से डिनोट करते हैं और ये इसका सिम्बल्स होता है। इट इज़ ए कंडक्टर हैज लेस रेसिस्टेंस, ठीक है, लेस रेसिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। ठीक है, यदि रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर था यदि रेसिस्टेंस कम होगा, यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब आता है यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेसिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, तो ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। जैसे सपोज दैट ये वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है, और ये लेंथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो आर जो है रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है ये रो क्या है, रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये रो को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये रो यहाँ पे क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। और एक चीज, यदि रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या है, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम उसी तरह से यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, तो यदि आर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो लेंथ भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्या, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। यानी कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर, ये ए जो है इधर आ जाएगा, तो आर ए अपॉन एल। ठीक है, और आर का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट क्या हो जाएगा, एम। तो यहाँ से एम और एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। यानी कि यदि पूछा जाएगा किसमें कि द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसका यूनिट होगा रेसिस्टिविटी का, वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ए मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेसिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, रेसिस्टेंटली ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ में किस तरह से जो है रेसिस्टेंटली ऑफ ए मटेरियल वेरी करता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, जो कि क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंटेन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल। ठीक है, तो यहाँ पे एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड डोंट
oxidize, that means burn readily at high temperature. ठीक है. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron heater, toasters. ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे टंगस्टन एज ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. जो इलेक्ट्रिक बल्ब में है उसमें जो हम यूज करते हैं वो जो बना होता है उसके अंदर फ्यूज फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है. ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएगा. जो हीटर हो गया, हीटर में जो वायर जो बना होता है, जो एलिमेंट यूज करते हैं वो किसका एलिमेंट यूज करते हैं, तो वो नाइक्रोम का यूज करते हैं. तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है. ठीक है, अब आता है रेसिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आता है. तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे लेट अस टेक 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 that are connected in series in a circuit. ठीक है, तो इन सीरीज रेसिस्टेंस इन सीरीज में, तो उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए. 3 रेसिस्टर्स लिए हैं जिसमें R1, R2 एंड R3 है और इस तरह से जोड़ दिए. ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट डायग्राम में. तो यहाँ पे जो इन सीरीज में जो होगा वो करंट क्या होगा, सेम होता है. इन सीरीज में करंट सेम होगा, ये ध्यान देना. ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, V3 आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ बिल्कुल ईजी है. तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि V = IR होता है. ठीक है, V = IR. द करंट I फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम. ठीक है, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस B अक्रॉस ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे V = IR होता है. तो यदि मुझे इसका निकालना V1 = क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 = क्या, V1 = I और R1 हो जाएगा. ठीक है, यदि V1 निकालना इस रेसिस्टर में कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो I और R1 हो जाएगा. तो यहाँ पे I R1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. उसी तरह से V2 यदि निकालना है तो I R2 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड. और इसी तरह से ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड. ठीक है, V3 निकालना है तो ये I और R3 हो जाएगा. और क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस करना है. तो टोटल करेंगे तो या तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं. तो V = V1 + V2 + V3. ठीक है, V = V हो गया. V1 क्या है यहाँ पे, I R1 है, तो I R1, V2 I R2 और V3 I R3 हो जाएगा. और यहाँ से V = पता है मुझे फर्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR होता है, तो इसके जगह पे हम IR पुट कर लिए. यहाँ से हम I जो है यहाँ पे से कॉमन ले लिए, तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा. और यहाँ पे I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R1 + R2 + R3 हो जाएगा. तो thus we conclude that effective resistance of the several resistors joined in series is equal to the sum of their individual resistance. ठीक है, यदि सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा तो उसका यदि मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 जितने भी रेसिस्टेंस होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल. तो मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो इसमें लेट अस टेक 3 R1, R2, R3 दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इसमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये पैरेलल में कनेक्ट है. पैरेलल में कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, पैरेलल में जब कनेक्ट होगा तो वोल्टेज यहाँ पे सेम हो जाएगा. और करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन पैरेलल सर्किट में डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, और उसमें अभी जो पढ़े थे हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता था कि वोल्टेज डिफरेंट था और करंट सेम था. बट इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V = IR.
V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, अब आई इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक है, यहाँ पे V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। और इसी तरह से टोटल करंट हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की जगह V अपॉन R हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यहाँ से। ठीक है, और I1 हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R2 और यहाँ पर I3 हो जाएगा V अपॉन R3। यहाँ से V अपॉन R और इक्वल टू V, यहाँ पे तीनों में से V कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाए क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। Thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म को ही क्या किया हम लोग इस स्टेट में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन वन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकता है सीरीज कनेक्शन यदि यूज करते हैं तो फर्स्ट में क्या है इसमें, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। ठीक है, यदि कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो अदर कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। ठीक है, तो बल्ब का जो करंट एम्पियर होता है, ठीक है, और बल्ब का जो वाट होता है वो डिफरेंट होता है, हीटर का ज़्यादा होता है, बल्ब का कम होता है। तो इसलिए दोनों को एक साथ पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। क्लियर है। अब यहाँ पर आता है हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली अस पैरेलल सर्किट। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है ना जो डोमेस्टिक में होता है कहीं भी तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। अब आता है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे, तो ये है मैन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे लेट अस सपोज दैट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस इज वी। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यदि कोई भी करंट फ्लो करते हैं, किसी वायर में फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा V इक्वल टू, मुझे क्या पता है V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन कूलम्ब दैट मीन्स चार्ज, वर्क डन इन मॉर्निंग द चार्ज Q विल बी, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा VQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो W इक्वल टू VQ हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और यहाँ तो P इक्वल टू W/T हो गया। अब W की जगह पे क्या पुट कर देंगे VQ, तो VQ आ जाएगा। और Q/T जो होगा यहाँ से Q/T की जगह पे क्या पुट कर देंगे I, तो P इक्वल टू क्या आ गया VI। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोल्टेज गिवन होगा, करंट गिवन होगा और पावर पूछ लेगा कितना आएगा, तो यहाँ पे P इक्वल टू VI पुट करके फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे P इक्वल टू VI आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम T विल भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। ठीक है,
तो H इक्वल टू क्या हो गया, तो P इक्वल टू होता है एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे P इंटू टी हो जाएगा, या और एनर्जी हीट जो है एनर्जी का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे हीट इक्वल टू P इंटू टी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, H इक्वल टू P के जगह पे VI पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ये VI, तो यहाँ पे VI हो जाएगा और ये T यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्या करना है, V इक्वल टू ये V के जगह पे मुझे IR पुट कर देना है, ठीक है, V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे I इंटू आर इंटू आई टी, तो I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और R और ये T आ जाएगा, तो यानी H इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R T, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ भी बोलते हैं। The law stated that the heat produced in a resistor is तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यहाँ पे तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर गिवन, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रेसिस्टर, तो ये भी टाइम के, तो सारे क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है, तो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, वहाँ यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। फ्यूज क्या है एक्चुअली, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, लीड इटीसी, ठीक है, तो ये सबसे बना होता है। The alloy should be of low melting point and high resistivity. Fuse is always connected in series circuit. Fuse ये important है, ठीक है, फ्यूज जो always connected होता है किस में, तो इन सीरीज सर्किट में। when large current flow through the circuit, the temperature of fuse wire will increase. This melts the fuse wire and break the circuit. इस तरह से वर्क करता है ये। फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंस यूजिंग। एग्जाम्पल में जैसे लेट अस कंसिडर एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मुझे यदि निकालना है यहाँ पे कितना एम्पियर का होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट है, ठीक है, और 220 वोल्ट, यानी कि P इक्वल टू क्या है, VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास कितना, 1 किलोवाट, P 1 किलोवाट, और वोल्ट कितना 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, 1000 वाट यहाँ पर आएगा, तो 0 0 कैंसिल, 100/22 आ जाएगा, यहाँ पे 100/22 यानी कि 50/11, तो 50/11 सॉल्व करेंगे तो 4.54 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया, तो 4.54 एम्पियर। तो इन दिस केस ए 5 एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड। तो इस यहाँ पे कौन सा फ्यूज रिक्वायर होगा, तो 5 एम्पियर फ्यूज रिक्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर को हम मैथमेटिकल टर्म में ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड
पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, यानी P इक्वल टू वी आई हो जाएगा। तो अब V की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, V की जगह पे P इक्वल टू V की जगह पे I इंटू आर हो जाएगा, और इंटू आई है तो I इंटू आई जो है वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होगा, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होगा। अब आई के जगह आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। अब यही इसमें पुट कर देते हैं तो आई हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी होता है, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का हो जाएगा क्या, वाट हो जाएगा। 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1 वाट, 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, तो 1 वाट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है इलेक्ट्रिकल पावर पे, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। अब यहाँ पे 29th में आ जाएगा पॉइंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी देखिए जस्ट क्या होता है, P इक्वल टू ई बाई टी होता है, तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे, E हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, T क्या है, टाइम है, यानी पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर का क्या हो जाएगा, वाट, और टी का हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट पर सेकंड, और जूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जूल भी हो सकता है, वाट सेकंड भी होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस पर तो एक न्यूमेरिकल आता ही है, बिल्कुल कन्फर्म है, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू किलो वाट आर, ठीक है, और 1 यूनिट इसको भी बोलते हैं, यानी कि 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलो वाट आवर्स के इक्वल होता है। और E इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर देखें, P इंटू टी, तो सो डेट 1 किलो वाट आर जो होगा 1 किलो वाट इंटू आर हो जाएगा। 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट होता है, और आर होता है, इसको सेकंड में चेंज करना, तो यानी कि 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया हम लोग, तो यहाँ पे 36 यहाँ आ गया, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, 3 0 यहाँ है, 2 0 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी 10 टू द पावर 5 आ जाएगा वाट सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि 36 इंटू 10 टू द पावर 5 है, और अपॉन यहाँ पे क्या करते हैं, 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 36 अपॉन 10 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 5 और इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको हम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, तो 1 किलो वाट आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल आता है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब 1 मार्क्स में आ सकता है इसमें, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर जो होगा वो 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था बिल्कुल, तो इस पे न्यूमेरिकल आता है बिल्कुल, ठीक है। न्यूमेरिकल एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक अप्लायंसेज है, सपोज डैट एक बल्ब है, ठीक है, 10 बल्ब है, और ये बल्ब जो है वो 1 जो बल्ब है ये कितने वाट का है, तो ये सपोज डैट 50 वाट का है, और इसको हम 6 आवर्स पर डे यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा
और इसे हम कंटिन्यू 30 डेज का बताना है टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, जिसमें कि 1 यूनिट का द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का जो है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो बताना यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। 10 बल्ब है, 50 वाट का है ये बल्ब। ठीक है, इसमें 6 आवर्स पर डे इसको यूज करते हैं और टोटल कॉस्ट बताना है 30 डेज का कितना होगा। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो गिवन है वो कितना गिवन है, तो 10 रुपीज़ गिवन है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 10 बल्ब है, 10 इंटू कर देना है, कितने वाट है तो 50 कर देना है, इंटू कितना आवर्स पर डे चलाते हैं 6 आवर्स। ठीक है, और कितना दिन के लिए 30 डेज के लिए, तो ये तो पूरा कर देना है। तो यहाँ पे फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं 6 5 जा 30 और 3 3 जा 9, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 2 3 4, यानी कितने जीरो आ गया, 1 2 3 4। देख लेते हैं फिर से 1 2 3, ठीक है 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाट आवर्स में आ जाएगा। बट 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट वो किसके इक्वल होता है, वो होता है किलो वाट आवर्स के इक्वल। तो ये वाट आवर्स में, अब इसको हम किलो वाट में चेंज करेंगे। तो किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 90 किलो वाट आवर्स। अब ये 90 किलो वाट्स आवर जो आया, यही कि किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 90 यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट गिवन है 1 यूनिट का कितना, 1 यूनिट का गिवन है 10 रुपीज़। तो 90 यूनिट का कितना आ जाएगा, तो 90 इंटू 10 इक्वल टू 900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो 900 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।